हर दिन करोड़ों इंडियंस इसी तरह मेडिसिन खरीदते हैं। बुखार हो, बीपी की टैबलेट हो, डायबिटीज की मेडिसिन या घर के फर्स्ट एड बॉक्स में रखी एक सिंपल पैरासीटामोल। हम सब एक ही चीज देखते हैं, नाम, कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम, और फिर बिना दूसरा सवाल पूछे हम उस मेडिसिन पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि हम सबके दिमाग में एक अजम्पशन होती है, जिस कंपनी का नाम बॉक्स पर लिखा है उसी कंपनी ने मेडिसिन बनाई होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिस कंपनी पर आप भरोसा करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस कंपनी ने इस पर्टिकुलर मेडिसिन को फिजिकली मैन्युफैक्चर किया हो। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये इंडिया के फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम रोज़ देखते हैं लेकिन कभी नोटिस नहीं करते। और सच कहूँ, जब तक मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च शुरू नहीं की, मैंने भी नहीं किया था। अगर आपके घर में अभी कोई भी मेडिसिन रखी है तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस मेडिसिन को उठाइए और उसके पीछे लिखी हुई एक लाइन ढूंढिए, मैन्युफैक्चर्ड बाय। बस सिर्फ ये दो शब्द। मैं गारंटी देता हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी इस लाइन को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। हम ब्रांड देखते हैं, एमआरपी देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं, डॉक्टर ने क्या लिखा है वो देखते हैं, लेकिन ये छोटी सी लाइन पूरी कहानी बदल देती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस कीजिए, मेडिसिन के बॉक्स से स्ट्रिप पर अक्सर दो अलग अलग टर्म्स लिखी होती हैं, मार्केटेड बाय और मैन्युफैक्चर्ड बाय। पहली नज़र में लगता है ये दोनों एक ही बात है, बस लिखने का स्टाइल अलग है। मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन ये दोनों वर्ड्स इंडिया के फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम में दो बिल्कुल अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी डिफरेंस को समझते ही मेरी पूरी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन बदल गई। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक मेडिसिन खरीदी, बॉक्स पर एक बहुत बड़े और ट्रस्टेड फार्मास्यूटिकल ब्रांड लिखा है। डॉक्टर उस ब्रांड को जानते हैं, मेडिकल स्टोर वाले भैया भी उसी नाम से पहचानते हैं, तो नेचुरली आप मान लोगे ये मेडिसिन इसी कंपनी की फैक्ट्री में बनी होगी, राइट? लेकिन कई मेडिसिन के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इंडिया में एक कॉमन मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है, जहाँ एक कंपनी मेडिसिन को अपने ब्रांड के नाम से मार्केट करती है, लेकिन उस मेडिसिन की फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग एक दूसरी लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। और यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग इलीगल नहीं है, ना ही ये सिर्फ इंडिया में होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यह कॉमन है। तो फिर सवाल उठता है, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम आउटसोर्सिंग नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ट्रस्ट, मैन्युफैक्चरिंग और अकाउंटेबिलिटी एक ही जगह नहीं रहते हैं। एक कंज्यूमर जिस नाम पर भरोसा करता है, ज़रूरी नहीं है कि वही कंपनी उस मेडिसिन को फिजिकली मैन्युफैक्चर कर रही हो। और इसी पॉइंट से सिस्टम को समझना ज़रूरी हो जाता है। एक तरफ है ब्रांड जिसे आप देखते हो, दूसरी तरफ है फैक्ट्री जिसे आप कभी नहीं देखते, और इन दोनों के बीच में होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट्स, परचेज ऑर्डर्स, क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और एक पूरा नेटवर्क जो कंज्यूमर की नज़र से लगभग इनविजिबल रहता है। और यहीं मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, एक सिंपल सवाल से। अगर मेडिसिन कई बार किसी और लाइसेंस्ड फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है, तो ऐसा क्यों? इस सिस्टम की ज़रूरत क्या है? यह मॉडल काम कैसे करता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर किसी मेडिसिन का बैच बाद में नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी डिक्लेयर हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ब्रांड की, मैन्युफैक्चरर की, या दोनों की? जितना ज़्यादा मैंने गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, कोर्ट जजमेंट्स, इंडस्ट्री डॉक्यूमेंट्स और रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स पढ़े, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत सवाल पूछ रहा था। मुझे लग रहा था ये वीडियो मेडिसिन के बारे में है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया ये वीडियो भरोसे के बारे में है। क्योंकि जिस नाम पर हम अपनी सेहत का भरोसा करते हैं, कहानी अक्सर उस नाम से शुरू ही नहीं होती। और उस कहानी का अगला चैप्टर हमें ले जाता है इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के उस हिडन नेटवर्क में, जहां एक ही ब्रांड के पीछे कई लाइसेंस्ड फैक्ट्रीज काम कर सकती हैं। और वहीं से शुरू होती है इस सिस्टम की असली इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको लगता है कि हर बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी हर मेडिसिन अपनी ही फैक्ट्री में बनाती होगी, तो सच थोड़ा अलग है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को समझने के लिए हमें एक जगह चलना होगा, बद्दी, हिमाचल प्रदेश का एक इंडस्ट्रियल टाउन। आज ये एशिया के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में से एक माना जाता है। यहीं से हज़ारों फॉर्मुलेशंस इंडिया के अलग अलग स्टेट्स तक पहुंचती हैं
और सिर्फ बद्दी ही नहीं, देश के कई और मैन्युफैक्चरिंग हब भी इसी आउटसोर्सिंग मॉडल पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग सुनते ही सोच रहे हैं कि यह कोई इलीगल या फेक सिस्टम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, जिसे इंडस्ट्री में अक्सर P2P मॉडल भी कहा जाता है, यह लीगल और वाइडली एक्सेप्टेड मैन्युफैक्चरिंग अरेंजमेंट है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एक कंपनी मेडिसिन का फॉर्मूला, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग हैंडल करती है, लेकिन उस मेडिसिन की फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग एक लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करती है। और इसीलिए बॉक्स पर आपको दो अलग अलग नाम दिखते हैं, मार्केटेड बाय और मैन्युफैक्चर्ड बाय। अब तक इस मॉडल में कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर सवाल वही है, प्रॉब्लम शुरू कहाँ होती है? आंसर फैक्ट्री से पहले इकोनॉमिक्स में छुपा हुआ है। मान लीजिए एक फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी को एक नई मेडिसिन लॉन्च करनी है। वो कई मैन्युफैक्चरर से कोटेशन मांगती है। हर मैन्युफैक्चरर एक ही कॉन्ट्रैक्ट जीतना चाहता है, और कॉन्ट्रैक्ट जीतने का सबसे आसान तरीका क्या है? कम दाम। रिसर्च बताती है कि डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक इकोसिस्टम में एग्रेसिव प्राइस कंपटीशन और रेजर थिन मार्जिन एक रियल बिजनेस चैलेंज है, खासकर छोटे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अब थोड़ी देर के लिए फैक्ट्री ओनर की कुर्सी पर बैठिए। ऑर्डर मिल गया है, प्राइस फिक्स हो गया, लेकिन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी API महंगे हो गए हैं, बिजली का खर्चा बढ़ गया है, लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, पैकेजिंग का खर्चा भी बढ़ गया है, और पेमेंट वो आज नहीं आती। कई कॉन्ट्रैक्ट्स में फैक्ट्री को पेमेंट मिलने में 90 से 120 दिन तक लग सकते हैं। मतलब फैक्ट्री पहले अपना पैसा लगाती है, मेडिसिन बनाती है, शिपमेंट बेचती है, और फिर महीनों तक पेमेंट का वेट करती है। अब सोचिए, अगर मार्जिन पहले ही बहुत कम हो तो प्रेशर किस पर पड़ेगा? रिसर्च के मुताबिक इसी प्रेशर के बीच कुछ मैन्युफैक्चरर्स कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए शॉर्टकट लेने लगते हैं। हर मैन्युफैक्चरर नहीं, लेकिन कुछ। कभी चीपर एडिटिव्स, कभी प्रोसेस डेविएशन, कभी इनएडिक्वेट क्वालिटी सिस्टम, और कुछ इन्वेस्टिगेशंस में एक और चीज़ रिपीटेडली सामने आई, डाटा इंटीग्रिटी इशू। ये सिर्फ पेपरवर्क की गलती नहीं होती। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में डाटा इंटीग्रिटी का मतलब है क्या लेबोरेटरी ने टेस्ट वैसे ही रिकॉर्ड किया जैसे एक्चुअली परफॉर्म हुआ था, या डाटा को बदला गया। इन्वेस्टिगेशंस और रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस में कुछ जगहों पर एलिगेशंस डॉक्यूमेंट हुए, जहां लेबोरेटरी सॉफ्टवेयर के रिकॉर्ड्स, एनालिटिकल रिजल्ट्स या मल्टीपल ट्रायल इंजेक्शंस के थ्रू फेलिंग बैचेस को पासिंग दिखाने की कोशिश की गई। यानी प्रॉब्लम सिर्फ टैबलेट के अंदर नहीं थी, कभी कभी उस रिपोर्ट में भी हो सकती है जो उस टैबलेट को पास डिक्लेयर कर रही है। और इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में डाटा इंटीग्रिटी को क्वालिटी जितना ही सीरियस इशू माना जाता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट भी है। कॉर्पोरेट ऑफिसेस के अंदर दो टीम्स अक्सर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं। एक तरफ होती है प्रोक्योरमेंट टीम, जिसका काम होता है बेस्ट कमर्शियल डील्स लाना। दूसरी तरफ होती है क्वालिटी एश्योरेंस टीम, जिसका काम होता है इंश्योर करना कि मेडिसिन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड मीट करे। एक कॉस्ट बचाना चाहती है, दूसरा क्वालिटी मेंटेन करना। और जब मार्जिन्स कंटिन्यूअसली कंप्रेस होते हैं तो ये टेंशन और बढ़ जाती है। अब तक हमने फॉलो किया एक मेडिसिन का सफ़र, ब्रांड, परचेज ऑर्डर, मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री प्रेशर, क्वालिटी सिस्टम, टेस्टिंग, और यहीं एक बैच गवर्नमेंट लेबोरेटरी में फेल हो जाता है। उसे डिक्लेयर किया जाता है नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब यहाँ से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कहानी खत्म, कंपनी पकड़ी गई, एक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन में असल कहानी यहीं से शुरू हुई, क्योंकि जब मैंने कोर्ट रिकॉर्ड्स और लीगल फ्रेमवर्क देखना शुरू किया तो एक चीज़ बार बार सामने आई। मेडिसिन बनाना और मेडिसिन की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक ही एंटिटी के पास नहीं होती। और इसी वजह से एक सिंपल सा लगने वाला सवाल इंडिया के फार्मास्यूटिकल लॉ का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन जाता है कि अगर मेडिसिन फेल हुई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ब्रांड की, मैन्युफैक्चरर की, या दोनों की? और इसी सवाल का जवाब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। बस एक स्टैम्प। और इसी एक स्टैम्प के बाद मेरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू हुआ, क्योंकि अब सवाल मेडिसिन का नहीं था, सवाल था जिम्मेदारी का। अगर एक मेडिसिन गवर्नमेंट लेबोरेटरी में फेल हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? जिस कंपनी का नाम बॉक्स पर लिखा है, या जिस फैक्ट्री ने उसे फिजिकली मैन्युफैक्चर किया है? पहली नज़र में जवाब बहुत सिंपल लगता है, जिस ब्रांड का नाम है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं भी पहले यही मानता था, लेकिन जब मैंने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, कोर्ट जजमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि कानून इस सवाल का जवाब हमें बिल्कुल अलग तरीके से देता है।
याद है इस वीडियो के शुरू में हमने दो लाइंस देखी थी, मार्केटेड बाय और मैन्युफैक्चर्ड बाय। उस वक्त ये सिर्फ पैकेजिंग का डिफरेंस लग रहा था, लेकिन लीगल सिस्टम में ये सिर्फ प्रिंटिंग नहीं है, ये दो अलग लीगल रोल्स हैं। इसी कंफ्यूजन को एड्रेस करने के लिए 2020 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स में एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। पहली बार मार्केटर्स की लीगल डेफिनेशन फॉर्मली ऐड की गई। साथ ही रूल 84D और रूल 84E के थ्रू मार्केटिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरर के बीच रिटन एग्रीमेंट्स और क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फ्रेमवर्क दिया गया। सिंपल लैंग्वेज में आइडिया ये था कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही नहीं, मार्केटिंग कंपनी भी क्वालिटी इकोसिस्टम का हिस्सा रहे। सुनने में लगता है कि अब प्रॉब्लम सोल्व हो गई, लेकिन असल कहानी कोर्टरूम में शुरू होती है। मान लीजिए एक मेडिसिन का बैच लेबोरेटरी में फेल हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और यहाँ कानून एक ही सवाल नहीं पूछता, 3 अलग अलग सवाल पूछता है। पहला, मेडिसिन किसने मैन्युफैक्चर की। दूसरा, मेडिसिन किसने मार्केट की। और तीसरा, जिस कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है क्या उसके पास लीगल डिफेंस अवेलेबल है। और इसी तीसरे सवाल का नाम है सेक्शन 19 का सब सेक्शन 3। अब सेक्शन 19 का सब सेक्शन 3 सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका लॉजिक सरप्राइजिंगली सिंपल है। लॉ बेसिकली 3 कंडीशन देखता है। पहली, क्या प्रोडक्ट एक प्रॉपर्ली लाइसेंस सोर्स से लिया गया था। दूसरी, क्या उसे प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में रखा गया था। और तीसरी, क्या सेलर या मार्केटर को डिफेक्ट के बारे में नॉलेज थी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो कानून एक स्टैच्यूटरी डिफेंस प्रोवाइड करता है। ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केटर ऑटोमेटिकली बच जाता है, और ना ही इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर ऑटोमेटिकली गिल्टी हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोर्ट हर केस को उसके फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर एग्जामिन करता है, और इसी वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गेम इतना सिंपल नहीं होता। इस बात को समझने के लिए एक रियल लीगल एग्जाम्पल देखते हैं। रिसर्च में डिस्कस किया गया जुवेंटस मैटर। इस केस में एलिगेशन एक ब्रिटल टैबलेट को लेकर था। कोर्ट ने सिर्फ बॉक्स पर लिखे ब्रांड नेम को नहीं देखा, उसने ये भी देखा मेडिसिन किसने मैन्युफैक्चर की, स्टोरेज कैसे हुई और डिफेक्ट का सोर्स क्या था। यानी कोर्ट का फोकस सिर्फ नाम पर नहीं बल्कि एविडेंस पर था। इसी तरह लूपिन से जुड़े लीगल डिस्कशन भी ये दिखाते हैं कि स्टैच्यूटरी डिफेंस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं होता। हर केस की अपनी फैक्ट शीट होती है, और इसीलिए एक कंज्यूमर को जो स्टोरी सीधी लगती है, कोर्ट के लिए वो काफी लेयर्ड हो सकती है। लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन यही नहीं रुकी। एक और सवाल था, अगर कंपनी के अगेंस्ट केस हुआ तो क्या उस कंपनी का हर डायरेक्टर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल होगा। कॉमन सेंस कहता है हाँ, लेकिन इंडियन लॉ ऐसा नहीं मानता। रिसर्च के मुताबिक सिर्फ किसी कंपनी का डायरेक्टर होना क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए काफी नहीं होता। सेक्शन 34 के कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट रिपीटेडली ये प्रिंसिपल फॉलो करते आए हैं कि प्रोसिक्यूशन को दिखाना पड़ता है कि जिस इंडिविजुअल के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है वो उस वक्त कंपनी के डे टू डे बिजनेस के कंडक्ट के लिए एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल था। इसी प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग जजमेंट में रीइंफोर्स किया, जिसमें ब्रिजलाल मित्तल और बाद में सुनील भारती मित्तल जैसे डिसीजन फ्रीक्वेंटली साइट किए जाते हैं। यानी डेजिग्नेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हमेशा एक ही चीज नहीं होते। अब तक शायद आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर लेयर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिटेल्ड होती जा रही है। ब्रांड, मैन्युफैक्चरर, कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टोरेज, एविडेंस, डायरेक्टर्स, क्वालिटी रिकॉर्ड्स सब कनेक्टेड भी हैं और लीगली अलग भी। इसीलिए कोर्ट में किसी भी फार्मास्यूटिकल केस को प्रूव करना सिर्फ मेडिसिन फेल होने से कंप्लीट नहीं हो जाता, एविडेंस का पूरा चेन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। लेकिन एक और चैलेंज भी है। मान लीजिए गवर्नमेंट लेबोरेटरी ने मेडिसिन को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी डिक्लेयर कर दिया, अब एक्शन कौन लेगा। यहाँ भी सिस्टम 2 लेवल्स पर काम करता है। एक तरफ है CDSCO जो नेशनल कोऑर्डिनेशन और स्टैंडर्ड के रोल को निभाता है, और दूसरी तरफ है स्टेट ड्रग रेगुलेटर्स जो लाइसेंसिंग, इंस्पेक्शंस और लोकल इन्फोर्समेंट हैंडल करते हैं। मतलब एक अथॉरिटी अलर्ट इशू कर सकती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर एक्चुअल रेगुलेटरी एक्शन स्टेट लेवल पर डिपेंड कर सकता है। और इसी कोऑर्डिनेशन चैलेंज को रिसर्च फार्मास्यूटिकल इन्फोर्समेंट की इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी बताती है। और इसी पॉइंट पर मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैं शुरू से एक विलन ढूंढ रहा था, एक कंपनी, एक फैक्ट्री, एक डायरेक्टर। लेकिन मैं जितना और अंदर गया उतना समझ आया कि कहानी सिर्फ एक बैड कंपनी की नहीं है। ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जहां मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, रेगुलेशन और लीगल अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे से जुड़ी भी हैं और अलग भी। और जब सिस्टम इतना लेयर्ड हो तो जस्टिस भी उतना ही लेयर्ड हो जाता है। लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन का एक आखिरी चैप्टर अभी भी बाकी था, क्योंकि अगर सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है तो एक और सवाल बनता है, जब पनिशमेंट का टाइम आता है क्या वो पनिशमेंट हमेशा उतनी स्ट्रॉन्ग होती है
जितनी होनी चाहिए, या कभी कभी वो सिर्फ बिजनेस का एक और कॉस्ट बनकर रह जाती है? और इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है जन विश्वास एक्ट की तरफ। अब तक इस इन्वेस्टिगेशन ने एक बात तो क्लियर कर दी है, मेडिसिन बनाना सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, ये इकोनॉमिक्स भी है, लॉ भी है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी है और अकाउंटेबिलिटी भी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर एक कंपनी या मैन्युफैक्चरर बार बार रूल्स तोड़ता रहे तो सिस्टम उसे रोकता कैसे है? क्या पनिशमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी कंपनी दोबारा रिस्क ना ले, या कहीं पनिशमेंट भी सिस्टम का एक और हिस्सा बन जाती है? रिसर्च पढ़ते वक्त मुझे बार बार एक नाम मिला, जन विश्वास एक्ट। 2023 में पार्लियामेंट ने जन विश्वास एक्ट पास किया, बाद में इसके प्रोविजंस नोटिफाई और इम्प्लीमेंट हुए, और आज ये रेगुलेटरी डिस्कशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बचाना नहीं था। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था देश के कई सेंट्रल लॉज में ऐसे प्रोसीजरल या माइनर रेगुलेटरी ऑफेंसेस को रैशनलाइज करना, जहां अननेसेसरी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की जगह सिविल पेनल्टीज या सिंप्लीफाइड कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क ज्यादा अप्रोप्रिएट माना गया। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव था। ये ऑब्जेक्टिव अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन एक और सवाल पूछ रही थी, पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? इसी पॉइंट पर रिसर्च में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और एक्टिविस्ट की कंसर्न सामने आती है। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर कुछ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल बनाया जाता है, या कुछ सिचुएशन में क्रिमिनल ट्रायल्स की जगह फाइनेंशियल सेटलमेंट्स का ऑप्शन मिलता है, तो एक रिस्क पैदा हो सकता है। वो रिस्क ये कि कुछ बिजनेसेस के लिए पेनल्टी एक डेटरेंट कम और एक प्रेडिक्टेबल फाइनेंशियल एक्सपेंस ज्यादा बन सकता है। यहाँ एक बात बहुत क्लियर समझना जरूरी है, ये वीडियो ये क्लेम नहीं कर रही कि हर कंपनी ऐसा करती है, बिल्कुल नहीं, और ना ही रिसर्च ये कहती है। रिसर्च सिर्फ ये बताती है कि इसी पॉइंट को लेकर पब्लिक हेल्थ सर्कल्स में सीरियस डिबेट हुई। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर के पास दो ऑप्शन हैं, पहला क्वालिटी सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाना, और दूसरा रिस्क लेना। अगर किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्वालिटी इंप्रूव करने का कॉस्ट पोटेंशियल पेनल्टी से बहुत ज्यादा हो, तो इकोनॉमिक्स का इक्वेशन बदल सकता है, और इसी पॉसिबिलिटी को लेकर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं। ध्यान रहे, ये एक इंसेंटिव का डिस्कशन है, ना कि किसी एक कंपनी पर एलिगेशन। रिसर्च में एक और इंटरेस्टिंग कंसर्न डिस्कस किया गया, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को लेकर। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी रेगुलेटरी प्रॉब्लम फेस करे, तो थियोरेटिकली ऑपरेटर्स एक नई लीगल एंटिटी क्रिएट करके बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, जबकि फिजिकल इंफ्रा लार्जली वही रहे। रिसर्च इस पॉसिबिलिटी को रिपीट ऑफेंडर ट्रैकिंग और इन्फोर्समेंट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करती है। यानी नाम बदल सकता है, कंपनी बदल सकती है, पेपर वर्क बदल सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए कंटिन्यूटी इस्टेब्लिश करना हमेशा आसान नहीं होता। इसीलिए इफेक्टिव इन्फोर्समेंट सिर्फ लॉ का नहीं, इम्प्लीमेंटेशन का भी सवाल है। और यहीं मेरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन आया। मैं शुरू में सोच रहा था कि मुझे एक विलन मिलेगा, एक फैक्ट्री, एक कंपनी, एक करप्ट ऑफिसर। लेकिन मैं जितना और अंदर गया, मुझे उतना समझ आया कि असली कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये इंसेंटिव्स की कहानी है, ये फ्रेगमेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी है, ये ट्रांसपेरेंसी की कहानी है, और सबसे बढ़कर ये ट्रस्ट की कहानी है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमें मेडिसिन पर भरोसा करना ही छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये वीडियो पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं बनी। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स में से एक है। हमारे देश से एक्सपोर्ट होने वाली मेडिसिन यूएस FDA, EMA और कई इंटरनेशनल रेगुलेटरी के स्टैंडर्ड्स मीट करती है। देश के अंदर भी हजारों मैन्युफैक्चरर जेन्युइनली हाई क्वालिटी मेडिसिन बनाते हैं। ये वीडियो पूरी इंडस्ट्री को सस्पेक्ट डिक्लेयर नहीं करती, ये सिर्फ एक हिडन सिस्टम को विजिबल बनाती है, ताकि जब भी क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी या रेगुलेशन की बात हो, हम सिर्फ हेडलाइंस ना देखें, सिस्टम भी समझें। और अगर आप इस डॉक्यूमेंट में किए गए किसी भी क्लेम को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो इस इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट एविडेंस, हर लॉ, हर कोर्ट जजमेंट, हर गवर्नमेंट रिपोर्ट और हर इंपॉर्टेंट सोर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात पर नहीं, एविडेंस पर भरोसा करें। याद है, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक लाइन ढूंढने को कहा था, मैन्युफैक्चर्ड बाय। अब जब आप उस लाइन को दोबारा देखोगे, तो शायद उसका मतलब पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये लाइन ये डिसाइड नहीं करती कि मेडिसिन अच्छी है या बुरी। ये क्वालिटी सर्टिफिकेट भी नहीं है। ये सिर्फ एक विंडो है जो आपको सप्लाई चेन का एक हिस्सा दिखाती है। और शायद इसी वीडियो का सबसे बड़ा पर्पस भी यही था, आपको डराना नहीं, बल्कि आपको इन्फॉर्म बनाना।
कल सुबह जब आप या आपके घर का कोई मेंबर मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीदेगा तो फार्मेसी वही होगी, बॉक्स वही होगा, ब्रांड भी वही होगा, लेकिन शायद एक चीज बदल चुकी होगी, आप। क्योंकि अब आप सिर्फ नाम देखकर भरोसा नहीं करोगे, आप सवाल भी पूछोगे। और हर स्ट्रॉन्ग सिस्टम की शुरुआत इसी एक चीज से होती है, सवाल पूछने से। हम मेडिसिन नाम देखकर खरीदते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ नाम से नहीं बनता।